अबे सो लेट अस डिस्कस इलास्टिसिटी का एक पॉइंट बचा हुआ है, उसको देख लो तो उसके बाद चीजें हो जाएंगी आराम से। हम लोगों ने एनर्जी निकाल दिया था, क्यों? पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। अगर कोई वायर खींचा हो तो उसमें एक एनर्जी स्टोर थी, जागृति। व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर? क्या आया था फॉर्मूला? हाफ इंटू वाई ए बाई एल डेल्टा एल स्क्वायर। क्यों राघव? यस सर। ओके, सो दिस इज द एनर्जी। ये है, लेकिन याद कैसे रखेंगे इसको समझना है। देखो एक काम करते हैं कि अच्छा ये बताओ कि y का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। डेल्टा एल। वेरी गुड। तो डेल्टा एल बाई एल यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा एल इधर अगर ले जाऊं, सो डेल्टा एल अगर इधर आ गया y के पास, तो डेल्टा एल इंटू एल ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज एफ, और एल यहाँ नीचे लिख दूं तो एफ बाई ए लिखा है क्या? ये देखो y into delta L by L is F by A. So y into delta L by L can be written as force by area, right? देखो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं y और एक डेल्टा एल को इकट्ठा कर लूँ, सो हाफ इंटू वाई डेल्टा एल बाई एल इज रिटन एज क्या? बोलो। एक डेल्टा एल मैंने इसके साथ कर दिया और एक एल, तो इसकी जगह फोर्स बाई एरिया लिख दिया। अब क्या बचा है इसमें? यहाँ क्या बचा है? एरिया इंटू बचा है इंटू डेल्टा और ये एल। डेल्टा एल और बचा है, यही तो। अब एक काम करते हैं, अगर मैं डेल्टा एल से डिवाइड कर दूं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो अलग अलग से फैक्टर मैंने लिया है। अब ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात आ गई, क्या देखो, हाफ इंटू फोर्स बाई एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए इंटू एल। ये क्या है? स्ट्रेस। ये क्या है? स्ट्रेस। ये क्या है? स्ट्रेन। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वायर। अरे एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। ऐसा करके बच्चे याद रखते हैं, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद रखते हैं। इसमें पता नहीं कि स्क्वायर भूल जाओ, वाई स्क्वायर था कि डेल्टा एल स्क्वायर था। तो हम यही पढ़ ही रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? राघव, जागृति, देवीना? यस सर। सो दिस इज मोर कंफर्टेबल फॉर्म ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लो, इसको याद रखना है। हो गया? नोट कर लिया? देखो जल्दी करो। हो गया? जितिशा, यस सर। मैंने ये बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने निकलवाया था उस दिन इस फॉर्म में,
तो इस फॉर्म में याद करना है हमें, ज्यादा अच्छा है। या फिर एक और फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, दोनों फॉर्म में अगर याद है तो आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये देखो जरा, ये क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई ए बाई एल इंटू इलांगेशन स्क्वायर, इजंट इट। अगर मैं इस वाई ए बाई एल को एक कांस्टेंट के लिख दूं और डेल्टा एल को एक्स लिख दूं, तो याद आया एक ऐसे एनर्जी और हम लोगों ने पढ़ी थी एक जगह, स्प्रिंग की एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, याद आया देवीना? एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को अगर खींच दिया जाए तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट को बोलते हैं, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज एलोंगेशन इन द वायर। क्लियर? ओके सर, एग्जाम आपको कौन सा बाकी है? साइकोलॉजी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा भी याद रख सकते हो, लेकिन के यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, वाई ए बाई एल को हमने कहा है, एक्स इज एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ऐसे भी लिख लो, ये भी फॉर्मूला याद रखते हैं। जो स्प्रिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, स्प्रिंग एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक वायर लगा हुआ है और एक स्प्रिंग लगी हुई, इलास्टिक वायर और स्प्रिंग एक ही चीज होती है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया है, इसका वाई दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है और लेंथ दिया है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया ना। अरे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, वाई ए बाई एल ही तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये दोनों स्प्रिंग हो गई है, एक इलास्टिक वायर भी एक स्प्रिंग है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा गया था कि एक वायर को अगर स्प्रिंग से अटैच किया जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको करना था, तो सीरीज में 1/k1 प्लस 1/k2 करके ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलास्टिक वायर भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। अब इसमें एक पॉइंट और बचा है, उसको हम पढ़ लें, तो उसके बाद आगे दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये है क्या, कैसे निकालेंगे हम? इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, एक मार्केट से एक स्टील का वायर ले आएंगे, एक यहाँ से एक पैन बांध देंगे, बहुत सारे वेट्स हमारे पास रखे हुए हैं, मैं इसमें वेट्स को बढ़ाता जाऊंगा, इसमें एलोंगेशन को मेजर करूंगा, स्ट्रेन को नोट करूंगा, स्ट्रेस को नोट करूंगा। हर वायर का अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, कितना भी पतला हो एरिया तो कुछ ना कुछ होगा ही, और ये इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अभी इसमें कोई वेट नहीं है, मैंने मान लिया है, ये वेटलेस पैन है और वायर भी वेटलेस है, मासलेस है आइडियली, इसका लेंथ एल है। अब मैं क्या काम करूंगा कि यहाँ पर 100 ग्राम, 200 ग्राम्स, हाफ के जी, 500 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg, बहुत सारे वेट्स रखे हुए हैं, मैं इनके ऊपर रखूंगा और कुछ चीजें मेजर करता जाऊंगा। क्या चीज? मैं वेट रखूंगा तो मुझे स्ट्रेस निकालना है, एक टेबल बनेगी स्ट्रेस की, दूसरी टेबल बनेगी स्ट्रेन की, और सारा मैं नोट करूंगा। और फिर जब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो ग्राफ ड्रा हो जाए। ग्राफ कैसे करते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो मिला दिया जाएगा। तो इसको आने के बाद एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। ठीक है, अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, मैंने मास कितना रखा देखो, यहाँ पर मास हम रखते जाते हैं तो एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ गिवन होगा। अरे बोलो, मास में अभी 0 रखा मैंने, तो स्ट्रेस कितना होगा? अरे 0 होगा ना, और स्ट्रेन भी कितना होगा? 0 होगा। तो ग्राफ 0,0 से स्टार्ट होगा,
पहली बात, जब स्ट्रेस नहीं तो स्ट्रेन नहीं। ये स्ट्रेन वही है जो हम लोग अपने लाइफ में फील करते हैं, वही स्ट्रेस है ये। इनकी मटेरियल के अंदर भी स्ट्रेस होता है, केवल हमारे में ही नहीं। जब कोई परेशान बाहर से करता है, जैसा ये रहना चाहे वैसा ना रहने दिया जाए, वैसे स्ट्रेस है, और यही स्ट्रेस है ही हमारी लाइफ में भी। तो ये चीजें इक्विलिब्रियम में रहती हैं। उनको कोई छेड़े, कोई कहे लेंथ बढ़ाओ, मतलब उनके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कह रहा है इसको कंप्रेस करो, इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे इसको घुमाओ, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हम बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेशनल, शेयरिंग, टीयरिंग, डिफरेंट स्ट्रेस, बड़े स्ट्रेस में रहते हैं। तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, इसलिए नो स्ट्रेस एंड नो स्ट्रेन, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0,0। अब देखो, मैं 1 किलोग्राम का मास रखूंगा, 1 किलोग्राम का मास रखा मैंने, और एरिया मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ πr² से, उससे डिवाइड किया, स्ट्रेस मिल गया मुझे। इसमें स्ट्रेस कितना आ गया, 1 किलोग्राम का वेट कितना हुआ, 10 न्यूटन, 9.8 ना भाई। एरिया यहाँ से स्ट्रेस मिल गया, एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ रहा होगा, मान लो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, एरिया कितना मान लेते हैं, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इतना हो गया स्ट्रेस। और स्ट्रेन मैंने देखा कि 1 मिलीमीटर का स्ट्रेन हो गया, 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर बाई मान लो 1 मीटर था तो 1 आ गया। ये तो अरे डेल्टा एल बाई एल का तो यूनिट होगा नहीं, तो डेल्टा एल मैं नोट कर रहा हूँ, डेल्टा एल मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ अलग से लिस्ट बना लेंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और मान लो 1 मीटर का वर्ग था, तो डेल्टा एल बाई एल 1 आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या आया, 9.8 कॉमा 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, दूसरा पॉइंट मिल गया। ऐसे फिर मैंने क्या किया, ऐसे मैंने 2 kg रखा, जब 2 kg रखा तो वेट कितना हो गया, यही तो, इतना स्ट्रेस हो गया। अब मैंने देखा इसका एलोंगेशन 2 मिलीमीटर हो गया, बहुत बढ़िया, डेल्टा एल बाई एल 2 हो गया। फिर मैंने इसमें 4 या 3 kg रखा, तो मैंने देखा कि फोर्स कितना हो गया, इसका 3 गुना, कितना, 29.4, बोलो भाई। और डेल्टा एल मैंने देखा 3 मिलीमीटर हो गया। कितना सिस्टमैटिक बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल है कि नहीं। इसको मैं जब डबल कर रहा हूं तो स्ट्रेन डबल हो रही कि नहीं, जब मैंने ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल हुआ कि नहीं, यस या नो, बोलो। इसका मतलब ग्राफ कुछ देर तक ऐसा चलेगा, ऐसा प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल चलेगा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो, प्रोपोर्शनल। लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी हमेशा नहीं रहने वाली है, एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, ग्राफ दूसरे कलर से बना देता हूं, ये प्रोपोर्शनल होगा ऐसा ग्राफ। एक टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, कि अब मैं रखा 4 kg मैंने रखा, होना कितना चाहिए स्ट्रेस, तो मान लो इसका 4 गुना आएगा, कितना आएगा 4 गुना, अरे 9 का 4 टाइम्स भाई, हाँ 39.2, ये यूनिट हो गया। अब इसमें कितना होना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे 4, लेकिन ये 4 नहीं आया, अभी ज्यादा आ गया, ज्यादा हो गया, अब ये 4.2 मिलीमीटर हो गया। यहां तक क्या खत्म हो गया, क्या चीज स्टॉप कर गई, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई। तो तार को जब बहुत खींचते जाते हैं, तो पहले जितने टाइम्स तुम स्ट्रेस बढ़ाते हो उतने टाइम्स इलोंगेशन होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी रहती है। एक टाइम के बाद प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी है तभी कोई चीज सीधी रहती है, y इज प्रोपोर्शनल टू x, अगर नहीं है तो ऐसे बेंड हो जाएगी। ये किधर हो गया बेंड, ऊपर भी तो बेंड हो सकता था, बहुत बच्चे पूछते हैं। लेकिन देखो स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, तो अगर ये चीज ज्यादा करना है तो ये ग्राफ इधर आएगा। अरे मैंने स्ट्रेस कम हो गया ना, जैसे स्ट्रेस मैंने उतना ही बढ़ाया लेकिन स्ट्रेस ज्यादा हो गया ना, तो ऐसा हो गया, तो ऐसा करता हुआ आएगा यहाँ तक। तो ये क्या चीज है, ये अगर मैं इसको ओ कह दूं, ये ए है, तो ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है,
ये क्या है भाई जागृति, व्हाट इज ए? जागृति व्हाट इज ए? प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद खत्म है ना ये? अरे Yes, sir. proportional limit means after this point proportionality vanished. क्लियर कि नहीं? यहां Yes, तक sir. प्रोपोर्शनल था। अब उसके बाद क्या होगा? फिर मैंने क्या किया, यहां पर 5 kg किया, अब मैंने क्या किया, यहां पर 5 kg किया, बोलो तो अब कितना स्ट्रेस हो गया भाई? 9.5 49, हाँ 49 यूनिट। और अब होना कितना चाहिए वैसे? अगर प्रोपोर्शनलिटी होती तो कितना होता? 5, अब होगा 5.3। लेकिन इसमें एक बात और अभी अभी तक है, क्या है? इलास्टिक है वायर। इलास्टिक कैसे है? मतलब जब मैंने इसको उतार के देखा, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ बढ़ा नहीं रहा हूं। जैसे जब मैंने 1 kg रखा तो हर बार ये काम और कर रहा था, क्या 1 kg को हटा रहा था और देख रहा था कि वायर उतना ही बड़ा है कि बढ़ तो नहीं गया परमानेंट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब मैं ऐसा नहीं कि 1 kg रखा है तो 1 kg उसमें ऐड कर रहा था, 1 kg हटा के 2 kg रख रहा था। प्रोसेस समझ में आ रहा है? सो वी रिप्लेस 1 kg and put again 2 kg. Again I check the elongation in the wire whether it is permanent or temporary. अगर कोई चीज अपने शेप में वापस आ गई, जब 1 kg मैंने हटाया तो मैंने देखा वायर की जो नेचुरल लेंथ थी पहले, फिर वो उतना हो गया, बीच में खींचा था बस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका जो नेचुरल लेंथ था 1 मीटर था, इसका जो नेचुरल लेंथ था 1 मीटर। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 1 मीटर हटाने के बाद ये हो जाता है कि नहीं। तो मैंने देखा कि 5 kg तक प्रोपोर्शनलिटी तो यहां तक खत्म हो गई थी, प्रोपोर्शनल लिमिट ये है, लेकिन इलास्टिसिटी बची हुई थी वायर की। व्हाट इज इलास्टिसिटी? मींस व्हेन आई हैव रिमूव्ड दीस फोर्सेस द वायर रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। मेरी बात समझे कि नहीं? अब वो भी खत्म हो गई 5 किलो के बाद। 5 किलो के बाद ये क्या आ गया? व्हाट इज बी पॉइंट? व्हाट इज बी? इलास्टिक लिमिट। क्या है ये? अरे बोलो, इलास्टिक, देवीना, इलास्टिक लिमिट। What do you understand from elastic limit? Means beyond point B, beyond this load, if I put the load and remove the load, the wire has not come to its original length. It gained permanent deformation. खिंच गया, डिफॉर्म हो गया। तो हर चीज की इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड अगर खींचोगे तो परमानेंटली खिंच जाएगा। तो उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसके उसके उसका जो बाउंड्री है, जो लिमिटेशन है, वो पता होना चाहिए हर आदमी की इलास्टिक लिमिट होती है। उसके बियॉन्ड स्ट्रेच करोगे तो परमानेंट स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी कम ही रखना होता है, समझे कि नहीं? तो इलास्टिक लिमिट है ये। अब क्या कर रहा हूं, अब अगर मैं 5 kg के बाद अगर कुछ रख करके उठा रहा, यहां तक तो वो अपने पुराने लेंथ में चला गया था, लेकिन जब मैंने 6 kg रखा, जब मैंने 6 kg रखा, मतलब लोड कितना हो गया? अरे लोड कितना हो गया भाई? 9.26, हाँ 50 नहीं 58 point. 56 ना, 58 पॉइंट, 58.8। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ये पढ़ करके समझ ही नहीं आता है, मुझे तो नहीं समझ में आया तभी। राघव, तो when I put a weight of 6 kg, the stress developed in the wire is 58.8 Newton per millimeter square, and I was expecting the elongation to be
अगर प्रोपोर्शनल होता तो इलोंगेशन 6 मिलीमीटर होता, सो इट इज अबाउट 6.4 मिलीमीटर, लेट अस से इतना हो गया। नाउ व्हेन आई अगेन रिमूव दिस वायर, बात समझना, जब इसको मैंने रिमूव किया तो जीरो हो जाना चाहिए ना। अरे जब 0 kg में कर दूं तो यहाँ पर स्ट्रेस 0 हो गया, तो डेल्टा एल 0 एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना मैं, लेकिन 0 नहीं हुआ। इसमें परमानेंट सेट हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कितना 6.4 मिलीमीटर में इसमें परमानेंटली हो गया कितना, लेट अस से 5 मिलीमीटर, 5 या 2 जो भी, 2 मिलीमीटर ये खिंच ही गया। तो कहते हैं अब भाई सस्पेंशन खराब हो गए, वो बैठ जाते हैं। स्प्रिंग जो है ऐसे उसका टॉर्चर करते करते धीरे धीरे वो स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती, और उसके बाद ज्यादा तार करोगे ना वो टूट जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट आएगा भी। तो अब इसमें क्या हो गया, परमानेंट सेट। मतलब इसके बाद जो शुरू होने वाला है, इसके बाद जब मैं इसको बढ़ा रहा था, तो इसके बाद किसी भी पॉइंट पर अगर मैं देखूं, बी एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसके बाद किसी पॉइंट पर देखूं तो अब 0 नहीं हुआ, इसका ग्राफ यहाँ पर कहीं इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल इतना इतना परमानेंट सेट हो गया, क्या परमानेंट स्ट्रेन, इसको परमानेंट सेट कहते हैं, परमानेंट सेट हो गया इतना, समझे कि नहीं। बी के बाद कहीं, अब बी के बाद क्या होगा, बी के बाद थोड़ा सा एक पता नहीं क्या बिहेवियर आता है, थोड़ा सा ये बिहेवियर ऐसे नीचे आता है और फिर आके टूट जाता है, ऐसे ऐसा कुछ होता है, एकदम से डिप होता है। अब तो मैं जब इसको करने लगा ना तब भी एक मैक्सिमम जाता है, एक मैक्सिमा तक जाता है ऐसे बढ़ते बढ़ते, और फिर नीचे आकर के टूट जाता है ऐसे ब्रेकिंग। ये यहाँ पर मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेंथ है, दिस पॉइंट इज सी, ये मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेस है। इसके बाद क्या होता है कि मैं वेट हटा रहा हूं तो तार अपने कम, अब तो कम होना चाहिए ऐसे, बात समझो। मैंने स्ट्रेस कम करना शुरू किया तब भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, अरे अभी तक तो बढ़ाने से बढ़ रहा था, ये तो घटाने से भी बढ़ रहा है। तार खींचते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू डिक्रीजिंग द वेट, मान लो 10 kg रखा है, देखा बहुत तेजी से बढ़ने लगा, मैं जल्दी उठाने हटाने लगा कि यार कम करूं, अब वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, फ्लोबिलिटी आ गई, फ्लूइड उसमें क्या आ जाता है, वो लगता है कि ऐसे फ्लो होने लगता है। तो एक लिमिट के बाद मैं स्ट्रेस कम कर रहा हूं लेकिन तब भी बढ़ रहा है, और एक टाइम पर ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, डी इज द ब्रेकिंग, सी इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहां तक बढ़ा था स्ट्रेस, देखो यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ाने से बढ़ा था, और अब तो घटाने से बढ़ने लगा, अब वो परेशान हो गया, अब कुछ नहीं मान रहा है। तुमने यहां तक तो बर्दाश्त करता रहा, इसका बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, अब तो मतलब तुम उसके कुछ भी कर रहे हो, अब वो तुम यहाँ पर देखो इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस मैंने घटाया कि नहीं, तब भी तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, ये क्या चक्कर है, ये तो बढ़ाने पे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। उसके बाद जो उसकी बॉन्डिंग अंदर के जो स्ट्रक्चर है सब बेकार कर दिया तुमने, खींच खाच के सब खत्म कर दिया, इतना खींचा, अब तुम घटा घटा दो तब भी बढ़ रहा है। तो सी पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट, सी पॉइंट जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा होगा दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एंड डी इज द ब्रेकिंग पॉइंट, डी इज द ब्रेकिंग पॉइंट। इतनी बात तुम्हें समझनी है, लिखो मत, इसको मैं स्लाइड में दे दूंगा, तो क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, चाहे नोट कर लो अगर बना पाओ तो, कुछ तो लिखो अपने हाथ से, तो मैं ही लिख रहा हूँ। राघव एनी प्रॉब्लम, राघव Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, ये sir. बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देवीना, देवीना Yes, sir. ये क्लियर हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्कूल में पढ़ाया गया होगा, Yes, sir. स्कूल में पढ़ाया था, अभी नहीं,
यस सर, पढ़ा दिया है सर। तो ये समझो बात को कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ए इज, व्हाट इज ए प्रोपोर्शनल लिमिट। एंड व्हाट इज बी सर इलास्टिक लिमिट। एंड व्हाट इज सी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एंड डी इज द ब्रेकिंग पॉइंट। अच्छा देवीना, जागृति, Yes, sir. जागृति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन proportional limit and elastic limit? The proportional limit is where is the point till where the Hooke's law is followed strictly. Okay. But till from point B onwards, elasticity of the body is no longer there. The elasticity is maintained From beyond point B, no, point beyond point A, right? Okay. So beyond point B, elasticity is no longer maintained. okay. It's not maintained. It becomes plastic. Yes, sir. And what is the slope of Jagriti? What is the slope of part OA will signify? So it would signify the modulus of Very elasticity. good. बहुत बढ़िया. Slope of a line is the ratio of what is written on the y-axis, vertical axis, to what is written on the x-axis. The slope of line is stress by strain. That is y, Young's modulus. So slope of the part OA gives the Young's modulus. Slope of this part, slope of this part, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जहां प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यहां से यहां तक. स्लोप का मतलब tan थीटा. अगर इसका स्लोप निकालें, व्हाट वुड इट मीन? स्लोप इज tan थीटा which is stress by strain. Slope is y by x, which is called as Young modulus of elasticity, y. So this graph is very important and these points are very important. और ऐसा. So based on the graph, you may be asked different questions. Most frequently are this. You are given two materials. You are given two materials. You are given two materials. Material A and material B. What do you notice the change? This is a stress strain graph for two materials. Avrin, what difference do you observe? What difference do you observe? Which is better? Which is a more elastic material? इसका स्लोप ज्यादा है. यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है? स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है? हाँ, इसका स्लोप ज्यादा. वाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, स्लोप इसका ज्यादा है ना बी. तो बी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा ए की यंग्स मॉडुलस से. एंड विच इज ब्रिटल? विच इज ब्रिटल?
ब्रिटल में जानते, ब्रिटल टूट जाना, ठक, जैसे कांच, चाय कप टूट जाती है ना, कि टूटते टूटते टूटती है। ब्रिटल का मतलब टूट जाए, और जो टूटते टूटते टूटे वो डक्टाइल है। ब्रिटल मतलब खट्स, कांच, कांच टूटते टूटते तुरंत टूट जाता है, और प्लास्टिक ऐसे से फोल्ड हो जाता है। तो जो जिसका ये नजदीक हो ब्रेकिंग पॉइंट, इससे यहां से ये तुरंत टूट गया ना, यहाँ नजदीक है, देखो इसका ब्रेकिंग पॉइंट नजदीक है कि नहीं, इसके इस जहां से इलास्टिसिटी लूज किया था इसने, और ये दूर है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद जितना दूर बी पॉइंट होगा वो डक्टाइल है, और जो नजदीक वाला है वो ब्रिटल है। तो ए इज मोर ब्रिटल, ए इज ब्रिटल, बी इज डक्टाइल, बी इज डक्टाइल, more ductile, less brittle, B is more ductile। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको पीट सकते हैं, पीट पीट कर शीट बना सकते हैं, इसको पीट पीट कर शीट नहीं बना सकते कांच को। और कॉपर है, गोल्ड है, गोल्ड वेरी डक्टाइल मटेरियल, एक एक ग्राम के ऑर्नामेंट बन जाते हैं, इतना पीटा जाता है, इतना पतला फाइल बन जाता है। इसलिए तो रदरफोर्ड ने गोल्ड स्कैटरिंग किया था, वो एक एटॉमिक लेवल के बराबर पीट करके पतला कर दिया था, ताकि इतना कम थिकनेस हो जाए, ताकि एक एटम की लेयर वहां पर दिखे, एक या दो एटम की लेयर दिखे। गोल्ड फॉयल है ना, गोल्ड फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल, फॉयल्स होते हैं एल्युमिनियम फॉयल, कितना पतला होता है, कांच की इतनी फॉयल नहीं मिलेगी, टूट जाएगा, ब्रिटल है। अब इसीलिए जो ग्लासेस बनाए जाते हैं कार वगैरह, विंड स्क्रीन वगैरह, उसमें पहले बिल्कुल ग्लास बनता था, तुरंत अब टूटता नहीं है, वैसे पिचक जाता है, देखा होगा। अब जो आते हैं वैसे पिचके रहते हैं, फाइबर अंदर रहता है, फाइबर है वो, बड़ा मुश्किल से जैसे ऐसे घुस जाता है कोई चीज, उसमें तो तुरंत ब्रेक हो जाता था। ये सारे डिजाइनिंग में काम आते हैं मटेरियल्स को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट यंग्स मॉडुलस। नाउ वी विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज, अब एक दूसरे तरीके का देखते हैं। सपोज this is a beam, एक बीम है, पिलर है, पिलर समझ गए, पिलर की नहीं, अरे समझ गए ना पिलर, बोलो भाई, पिलर है, पिलर है ये, मेट्रो के नीचे पिलर्स है, ठीक है, पिलर है। इस पिलर पर टेढ़ा लग रहा है क्या, गड़बड़ बन गया, पहले से टेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, समझने का है। अब यहां पर कोई फोर्स ऐसे लगे, ऐसे एक फोर्स ऐसे लग रही थी, ऐसे, ये कॉम्प्रेशनल फोर्स है, उसकी बात तो हमने कर ली है। अब ऐसी फोर्स जो किसी सरफेस के पैरेलल लगता है, पैरेलल, ये सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया ए है, और ये फोर्स लगा, ये फोर्स क्या है, टेंजेंशियल। कैसा फोर्स है ये, अरे बोलो, अरे इसके टेंजेंट है ना, अरे इसका एक नाम और भी है, शियर, शियर फोर्स, सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल,
पैरेलल ऐसे। जब ट्रेन जाती है तो उसका जो मोमेंट आता है वो ऐसे भी आता है, पिलर पर ऐसे ही नहीं आता है, ऐसे भी आता है, ऐसे नहीं समझे, ऐसे। तो इसको ऐसे भी हमें बचाना है कि मुड़े तो फिर इरेक्ट हो जाए बाद में। बहुत ब्रिटल नहीं होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा, ये जो जब फोर्स मैंने लगाया तो ऐसा हो सकता है ये पूरा जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा इधर खिसक जाए कहीं, पूरा अरेंजमेंट इधर खिसक गया टेम्पररी। पूरा इतना नहीं खिसकता है, मतलब बना है ऐसे। थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ऐसे हो गया, किसी एंगल पर थीटा एंगल चला गया आगे ये, और जब ये फोर्स हटा तो फिर वापस आ जाए। इसकी भी स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज्यादा धकेल दोगे ना तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा परमानेंटली। कितना आगे गया, डेल्टा एल। और जो सरफेस आगे जा रही है वो फिक्स सरफेस के कितना ऊपर है, जो सरफेस आगे जा रही है वो फिक्स सरफेस के कितना ऊपर है। ये तो फिक्स्ड है ग्राउंड पर, क्यों, अरे ये तो जाएगा नहीं, ये वाली सरफेस आगे जा रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि कितने फोर्स तक ये हटाने पर ये आ जाया करेगा, तो मैं पता कर लूंगा भाई इतने वेट तक अलाउड है उसमें। हर कंक्रीट कितना डालना है, कितने सीमेंट और जो सरिये लगने हैं वो कितना लगना है ना, वो सबकी कैलकुलेशन जो करना है, तो कितना हमें लोड कितना चाहिए। तो ये जो फोर्स है इसका नाम क्या है देवीना, इस फोर्स का नाम क्या है, क्या नाम है, शियर फोर्स, शियर फोर्स। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स, उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो इसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, है ना। और जितना आगे चला गया, जो फिक्स्ड वाले पार्ट से कितना, जो मूवेबल पार्ट है वो फिक्स्ड वाले से कितना आगे खिसक गया, और ये एल, इसके रेशियो को हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। क्या, शियर स्ट्रेन कहते हैं। और शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब जैसे लिफ्ट के जो केबल है उसमें ये नहीं चाहिए, इधर वाले फोर्स नहीं आते हैं ना, ऐसे वाले फोर्स आते हैं। तो हमें ऐसे केबल खरीदनी है इसका वाई ज्यादा हो, वाई यंग्स मॉडुलस। लेकिन रेलवे के पिलर्स बनाने हैं, फ्लाईओवर के नीचे पिलर बनाना है, तो वहां पर मटेरियल क्या लगाना है जिसका ये भी ज्यादा हो इसके साथ। इसको बी सिंबल से लिखते हैं, किससे, नहीं, ईटा सिंबल से लिखते हैं, ईटा। और क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, शियर मॉडुलस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अरे बोलो, शियर मॉडुलस। तो यहां से देखो क्या आ गया, लिखने भी समझो, यहां से क्या आ गया, डेल्टा एल बाई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। क्या, तो ये शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस एफ टेंजेंशियल बाई एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ओवर एल। यहाँ पर अब है डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल, डेल्टा एल नॉट इज नॉट द इलांगेशन, अरे इलांगेशन थोड़े है, डेल्टा एल द, एल इज द शिफ्टिंग ऑफ द फ्री सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, दिस हैज अ लिमिट, इसकी लिमिट होती है, इससे लिमिट से ज्यादा लोड डाल दोगे तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा परमानेंट। बहुत सारे दीवार बनता है, बहुत सारा ऐसे बिल्डिंगें टेढ़ी हो जाती हैं, वहां पर क्या इंश्योर नहीं किया गया, ये फैक्ट है, पिलर्स जब बनाए गए तो टेढ़ी हो गई ऐसे, कोई कोई फोर्स बाहर से आया होगा,
बाहर से हवा, विंड, आंधी तूफान कुछ भी आया तो ऐसे कर गया। ये अगर होता ये, तो अगर ऐसे जाता भी हल्का तो फिर वापस आ जाता जब विंड खत्म हुई, तूफान खत्म हुआ। तो दिस इज, यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एल बाय एल कैन बी रिटन एज tan थीटा ना, देखो बोलो। सो दिस इज आल्सो रिटन एज ft by a is shear stress is equal to eta times tan theta. देवीना, जागृति, राघव, Yes, sir. any doubt? Yes, sir. No, sir. No. लिख लिया, बताओ। वे आदित्य, राघव, राघव, Yes, sir. ओके। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्या? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या है ये बताओ जल्दी, क्वेश्चन जल्दी बोलो। Which option is correct? So we are given three graphs here, P, Q and R with different slopes. बोलो। अरे ये तो बहुत आसान है। P की इलास्टिसिटी मैक्सिमम है ना, Y यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है?
Sir, which one is P? It's difficult to say. You are okay. So here we are given three graphs. आपकी कुछ दिख रहा है? Yes, sir. There are three lines. This is P, this is Q, and this is R. This is stress, strain, stress. हाँ उल्टा लिखा है, गड़बड़ हो जाता अभी तो. Strain versus stress. उल्टा सोचना है. अरे अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखा होता तो ज्यादा स्लोप वाला ज्यादा इलास्टिक होता. अब उल्टा लिखा ना 1/E. तो R इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हम नहीं बता सकते. हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि मैक्सिमम है. द स्ट्रेंथ इज व्हाट इज कॉल्ड एज कि ब्रेकिंग पॉइंट. लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट से हमें यहाँ पता चलना चाहिए. एंड इसमें इलास्टिसिटी ऑफ विच इज मैक्सिमम. आर का मैक्सिमम होना चाहिए. क्यों? हियर द नन ऑफ द अबव इज ट्रू. नहीं समझे? यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है. टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो कर्व के जहां घूम रहा था उसको देखकर करते कि कितना ऊपर है ग्राफ का, मैक्सिमा कितना ऊपर है. अरे अल्टीमेट स्ट्रेंथ भाई बच्चों, यहां से आया था ऐसा. ये पॉइंट था अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना. तो इसका मैक्सिमा जब आता तब तो पता. अभी केवल इतना ही पार्ट कोई दिखाए, ये जब दिखाया ही नहीं गया तो मैं कैसे गेस करूंगा? अरे बोलो, क्लियर हुआ? इसमें है ही. उसके आते नहीं क्वेश्चन, बहुत कम. ये जो ये वाला स्ट्रेस है ना, बहुत कम क्वेश्चन बन पाते. सिंपल बनते हैं. क्या है ये बताओ जल्दी इसका आंसर. फ्रैक्चर इज ब्रेकिंग पॉइंट. जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन. मैंने समझाया भाई. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ अवरल, जागृति, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Sir, I think number 2. देवीना, राघव. So I think second one. सेकंड इज करेक्ट. और क्या? नजदीक है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट अगर पास पास हो तो ब्रिटल है, दूर दूर हो तो डक्टाइल है. ये तो बताया था. क्वेश्चन आते हैं. वो नहीं है. ठीक है कोई बात नहीं. बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं आगे. थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस इज बल्क मॉडुलस. ये क्या होता है देखो. देखो अच्छा अगर ये कहा जाए, देखो इधर, कि
इसके लेंथ, इसको खींचना है लेंथ के अलोंग, या तो ऐसे तो खींचोगे, इसकी लेंथ को बढ़ाना है तो ऐसे खींचोगे, लेंथ को घटाना हो तो ऐसे करोगे। अगर शियर स्ट्रेस लगाना है, उसको गिराना हो ऐसे, ऐसे करेंगे ना, ऐसे धकेलेंगे, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा पैरेलल टू द सरफेस, इसके या इसके से पैरेलल है। अच्छा, मैंने कहा कि इस मार्कर को हर तरफ से दबाओ तो क्या करोगे? हर तरफ से दबाओ, ये भी दबे, हर तरफ से कॉम्प्रेस हो, क्या करोगे? हाउ कैन यू कॉम्प्रेस इट फ्रॉम ऑल अराउंड? हर तरफ से कैसे करोगे? पानी के अंदर रख दोगे, ये सॉलिड चीज नहीं कर पाएगी। हर तरफ से जो काम करता है वो फ्लूइड करता है, जो भर जाए हर तरफ, नहीं समझे? अगर उसको पानी के अंदर रख दें तो पानी का प्रेशर हर तरफ लगेगा ना, जो जो फिल हो जाए हर जगह, सारे गैप में। जैसे मैंने यहां से पकड़ा तो कुछ जगह खाली रह गया ना यहाँ, ऐसी चीजें जो फ्लूइड हो, तो फ्लूइड का जो फोर्स होता है वो हर जगह लगता है। मेरी बात समझे नहीं? तो अगर तुम्हें ऑल अराउंड से फोर्स लगाना हो, हर तरफ से लगाना हो, वॉल्यूम कम करना हो, लेंथ कम करके नहीं, हर तरफ से कंप्रेस करना हो या हर तरफ से फैलाना हो, तो एयर इन्फ्लेट करेंगे। एयर इन्फ्लेट, देखो सर, अगर टायर ले लें और टायर की लेंथ बढ़ानी तो खींच दो, टायर का वॉल्यूम बढ़ाना हो अंदर का, हर तरफ से बढ़े, तो हवा ही बढ़ा सकती है, या फ्लूइड पानी भर दो। अब पानी में क्या है कि वेट बढ़ जाएगा नेसेसरी, हमें उसको फैलाना ही तो था, तो हवा से फैलाएं तो हल्का भी रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये क्या है? सपोज दिस इज अ बॉल, एक फुटबॉल है, उसको इन्फ्लेट किया जाए, इन्फ्लेट, ये बाहर से यहाँ पर फोर्स, हर तरफ से मैंने प्रेशर लगाया, ये फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स है, प्रेशर लग रहा है, फोर्स, नॉर्मल फोर्स एट एवरी पॉइंट, नॉर्मल फोर्स हर तरफ से। तो ये क्या लगाया मैंने? क्या अप्लाई किया? प्रेशर। क्या अप्लाई किया? प्रेशर। ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। पूरे सरफेस एरिया पर मैंने नॉर्मल फोर्स लगा दिया। तो नॉर्मल फोर्स जहां लग रहा है उसके छोटे से एरिया को, अगर मैं यहाँ छोटा सा एरिया लेता हूँ, छोटा सा एरिया डेल्टा ए टेंड्स टू 0, छोटा सा एरिया लेता हूँ और इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स को, अगर नॉर्मल फोर्स को छोटे से एरिया से डिवाइड कर दिया जाए जहां पर फोर्स लग रहा है, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर एट दैट पॉइंट। फोर्स बाय एरिया, जैसे याद वो पहले क्या, ये मैंने लेकिन बताया था 9th 10th में कि नॉर्मल फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। फोर्स बाय एरिया प्रेशर नहीं होता है। अरे जैसे मैंने मान लो किसी चीज को पैरेलल खिसका है, मान लो कोई ऐसे मुझे धकेल रहा है, ऐसे 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 रगड़ रहा है, तो ये प्रेशर नहीं है। प्रेशर ऐसे होता है, ऐसे प्रेशर है, ऐसे थोड़े प्रेशर है। तो प्रेशर के लिए नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स जहां पर लगे उस छोटे से एरिया से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है उसको प्रेशर कहते हैं। तो ये सब मैंने क्या दिखाया? हर तरफ से क्या दिखाया? ये प्रेशर। तो इसकी यूनिट क्या होगी प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे, और ये जो प्रेशर है इसी को हम कहते हैं, प्रेशर इज कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया होता था, लेकिन वो हर तरफ से नहीं होता था। तो दिस इज कॉल्ड एज क्या? अरे बोलो, बल्क स्ट्रेस, कॉल्ड एज बल्क स्ट्रेस। और अब क्या होगा? जब हर तरफ से कोई चीज दबाई जाएगी तो इसका रेडियस कम हो सकता है, इसका वॉल्यूम कम हो सकता है। पहले वॉल्यूम कितना था? v, अब कितना हो गया? v प्लस डेल्टा v। कितना हो गया? पहले वॉल्यूम कितना था? v, v से बढ़कर, v से घटकर क्या हो गया? v प्लस, वेर डेल्टा v इज नेगेटिव। कभी भी माइनस नहीं लिखा जाता है फिजिक्स में, कई बार बताया होगा मैंने।
ये नहीं बताया जागृति? प्लस कहा जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि नेगेटिव है। Yes, sir. सो वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज्ड, कितना डिक्रीज होगा? डेल्टा वी। सो व्हाट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम? व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। अरे डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन होता था, वैसे ही डेल्टा वी बाई वी भी क्या होगा? इसको बल्क स्ट्रेन कहेंगे। क्या इसको कहेंगे? बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन। ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या है? बल्क स्ट्रेस। और उससे रिजल्टिंग जो चेंज इन वॉल्यूम है बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे? बल्क स्ट्रेन। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, बल्क। बल्क होता है वॉल्यूम, बल्क। तो यहां पर देखो, अगर हम बल्क स्ट्रेस को डिवाइड कर दें बल्क स्ट्रेन से, टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन से डिवाइड किया तो क्या आया था? यंग्स मॉडुलस। शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस से डिवाइड किया तो क्या आया था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस से डिवाइड करेंगे तो आएगा मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी। क्या बोलते हैं बी को? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बल्क मॉडुलस हो गया। तीनों मॉडुलस पढ़ लिए, बस देख लो। जागृति, एनी डाउट? No, sir. आदित्य, राघव, देवीना, दीपिशा? No, sir. तो in Japan, Omicron is spreading its legs or not? Jagriti. So we got 2 cases. India, Okay. Japan flights got cancelled. Achha, flights cancelled. Yeah. So they are blaming Indians to carry the Omicron, or they will carry to India? I don't know, sir, but they're taking safety measures. Okay. One reason being elections are going on Where? in In Japan. Japan. Yeah. Okay. Here also we are preparing for elections in 4 or 5 states. Oh, okay. So this is all about moduli of elasticity. So we have 3 different moduli. One is Young's modulus, the other is shear modulus, and the third is क्या? Bulk modulus. Is this clear? So now I will give you some questions. A PPT I will share, and you will need to do all questions before the next lecture. And after it, we will start fluid mechanics, fluids. ठीक है? ये सॉलिड्स है, इसके बाद फ्लूइड्स, फिर गैसेस। हमें तीनों स्टेट्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, क्या क्या? solid, liquid and gases. So every state needs to be understood properly. So this is solid state की कुछ properties, हमने मैकेनिकल properties पढ़ा है। इसके बाद हम लोग मैकेनिकल properties of fluid पढ़ेंगे, और फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, गैसेस, है ना? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं। Thank you, sir. ओके सर, इसी पर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स पॉज। Okay, sir.